होगा नहीं चाहिए था, इसकी दवा थोड़ा सुना है। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू साहब का, राम जी का, पूरी टीम का, उन्होंने मुझे दोबारा इन्वाइट किया। और आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आज इतना अच्छा मौसम है और फिर भी हम सब अंदर कमरे में बैठे हुए हैं, तो आई एम श्योर के राम जी ने फिर पकौड़ों का, चाय का प्रबंध कर रखा होगा और उसके बाद उसका लोग इंजॉय भी करेंगे। कोशिश रहेगी कि मैं मास्टर ना बनूं और आप लोगों को सोने ना, और मैं यहाँ पर सच में इसलिए नहीं आया कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, तो मेरी सोच है कि मैं आप लोगों से कुछ और सीख के जाऊँगा, क्योंकि जो यहाँ पर यंग क्राउड बैठा हुआ है, यंग बच्चे बैठे हुए हैं, इनके सोचने का तरीका मुझसे बड़ा डिफरेंट है, और ये उस चीज़ को मुझे सोचने में मजबूर करेंगे जो शायद मैंने नहीं सोचा। इसलिए इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे और आप लोगों को मेरे साथ बात करते रहना पड़ेगा। लैपटॉप देख रहा है, लैपटॉप छोड़ देंगे, कोई मोबाइल देख रहा है, मोबाइल छोड़ देंगे, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा और आप लोगों को जवाब भी देने पड़ेगा। तो यूजली मैं इस तरीके से शुरू करता हूँ, उस तरीके से शुरू कर रहा हूँ। मैनकाइंड अराइव्ड ऑन द अर्थ। कब ये पता लगा कि मनुष्य जाति पृथ्वी पे प्रकट हुई? अब मैं रामायण महाभारत के काल की या वेदों की बात नहीं कर रहा। एज पर द ब्रिटिश हिस्ट्री, मैनकाइंड अराइव्ड ऑन दिस अर्थ 11,000 years बैक। कितने साल पहले? 11,000। 11,000 साल पहले। मतलब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ? बताएं कब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, कब स्टीम इंजन आया? सॉरी 1800 में फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। कहां पर हुआ? वेस्टर्न वर्ल्ड, नॉटिंघम, पेरिस, इन सब जगहों। मगर सेकंड रेवोल्यूशन कब हुआ? सेकंड रेवोल्यूशन आया जब मोबाइल टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया, कम्युनिकेशन आया, नेटवर्क कनेक्टिविटी स्टार्ट होता 1990s। और थर्ड रेवोल्यूशन कब आया? आज हम थर्ड रेवोल्यूशन में हैं, जब मशीन से बात कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लार्ज डेटा सेट्स में बात करते हैं। आज हम मार्स और मून के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सोच रहे हैं, और इस लेवल पे जब हम चल रहे हैं तब इसे हम थर्ड रेवोल्यूशन कहते हैं। तो मैनकाइंड अराइव्ड ऑन दिस अर्थ व्हेन 11,000 years back, and the first revolution took place, and second revolution 1990, and today is the third revolution. तो पहले रेवोल्यूशन को आने में 11,000 साल लगे, और दूसरे रेवोल्यूशन को आने में कितने साल लगे? 150 से 200 साल। और तीसरा रेवोल्यूशन कब आया? 20 साल, 15 से 20 साल। करेक्ट? ये डेटा करेक्ट है? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ह्यूमन माइंड इज मैच्योरिंग मच फास्टर। इट टुक 11,000 years for the first revolution, but it took only 150 to 200 years for the second, and hardly 50 to 20 years for the third revolution. इसका मतलब क्या है? कि आने वाले समय में हम लोग जो यहाँ डाइट पे बैठे हैं और जो सामने बैठे हैं, वो भी अपने जीवन में कई और रेवोल्यूशन देखेंगे। करेक्ट? जब 11,000 से 100-150 साल रह गए, 150 से 15 से 20 साल रह गए, तो हमारे जीवन काल में हम अपने जीवन में कई अनेक रेवोल्यूशन देखेंगे। और रेवोल्यूशन लाने वाला कौन होगा? कौन? करेक्ट? ये चीज बतानी और याद करनी बड़ी जरूरी है कि अब नए रेवोल्यूशन को लाने वाले इसी कमरे में बैठे हुए आप सब लोग हैं। कोई और कहीं से करके नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों का ब्रेन अब इतना मैच्योर हो गया है कि अब आप लोग एक नए लेवल पे नई चीज सोचेंगे। और आज यही सोच के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूं कि आप लोगों को याद कराऊं कि नेक्स्ट रेवोल्यूशन आप लोगों को लाना। अब फर्स्ट रेवोल्यूशन के टाइम की बात करते हैं। फर्स्ट रेवोल्यूशन के टाइम पे हमारे देश में किसकी सरकार थी? ब्रिटिश। अब ब्रिटिश रूल के दौरान जब नॉटिंघम में फैक्ट्री लग रही थी और कपड़े की मिल चलने वाली थी, तब कौन हमें बता रहा था कि मिल चलने वाली है, तुम्हारी नौकरी जाएगी? महात्मा गांधी। कोई नहीं बता रहा। जो हमारे यहाँ चरखा चलाने वाले थे वो चरखा चलाते रहे, और अचानक एक दिन
नॉटिंघम की फैक्ट्री का कपड़ा हिंदुस्तान में बिकने लगा। उससे क्या हुआ? उन चरखा चलाने वालों की क्या हुआ? नौकरी चली गई। पर जब सेकंड रेवोल्यूशन हुआ तब किसकी सरकार थी? हमारी अपनी सरकार थी, है ना? इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, हमारी अपनी सरकार थी। और आज का आईटी रेवोल्यूशन जिसमें $280 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं और 30 मिलियन लोगों को जॉब देते हैं, वो उस रेवोल्यूशन का है, ठीक है ना? आज थर्ड रेवोल्यूशन है, आज हमारी अपनी सरकार है, आज हम स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा लोग, ये लोग, वो लोग सब कुछ करते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलते हैं ताकि आज यूनिकॉर्न यहाँ प्रोड्यूस हो। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो जो पीछे बच्चा बात कर रहा है उससे पूछूंगा, बेटा उसको बता रहा कि उससे मुझे पूछा जा रहा, बता बेटे आपसे क्वेश्चन है, बताओ गूगल का हेड कौन है? हेलो बताओ बेटे, गूगल का हेड कौन है? सुंदर पिचाई। और माइक्रोसॉफ्ट का? अभी दोनों हिंदुस्तान में गए ना, ये दोनों हिंदुस्तान छोड़ के गए कब? आप चेक करिएगा, दोनों हिंदुस्तान छोड़ के गए सेकंड रेवोल्यूशन के टाइम 1990s। अब क्यों गए? क्योंकि एक यंग एंटरप्रेन्योर लीडरशिप माइंड को हमारी कंट्री वो रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करा पाई ताकि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में प्रोड्यूस होता, गूगल इंडिया में प्रोड्यूस होता, लिंक्डइन इंडिया में प्रोड्यूस होता, ट्विटर इंडिया में प्रोड्यूस होता, फेसबुक इंडिया में प्रोड्यूस होता। आज आप जाके चेक करिएगा, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन जिनके मैंने नाम लिए हैं, उस सभी ऑर्गेनाइजेशंस के मेजॉरिटी सीनियर मैनेजमेंट टीम इंडियंस हैं। वो सारे इंडियंस उसी समय गए जब सेकंड रेवोल्यूशन चल रहा था और हम आईटी सर्विसेज में जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। हम $280 बिलियन का रेवेन्यू करते हैं फ्रॉम आईटी सर्विसेज और 30 मिलियन लोगों को जॉब दे पाते हैं आईटी में। ये एक अच्छी शाबाशी की बात है या नहीं है? हाँ ना? खुशी होनी चाहिए हमें, करेक्ट? अब मैं आपको इसका एक अलग पर्सपेक्टिव देता हूँ। टोटल आईटी स्पेंड इन द वर्ल्ड, टोटल आईटी स्पेंड इन द वर्ल्ड इज $5 ट्रिलियन। कितना? और हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं? 280 बिलियन। अगर मैं मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसे 300 बिलियन कह देता हूँ, तो 300 बिलियन ऑफ 5 ट्रिलियन कितना हुआ? हाउ मच परसेंट? Approximately 3 to 3.5%. That means the total pie is 5 trillion and I am getting what? 3.5%. Should we pat our back? No. You should not. अब प्रश्न आता है कि बाकी 4.7 ट्रिलियन जाता कहाँ, है ना? हर तरीके से इस तरीके से सोचना शुरू करिए, क्योंकि हम 18% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन हैं। एक टाइम था जब हम 28% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी थे। इसका मतलब है हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं। आज हम 18% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है और 3.5% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है। 18% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी होना हमारा राइट है, क्योंकि हम उतनी बड़ी पॉपुलेशन है। और आज 5 ट्रिलियन के अंदर हम कितना कर रहे हैं? 3.5। और उसको 18% बनाने का तरीका क्या है? उससे पहले सोचते हैं कि 4.7 ट्रिलियन गया कहाँ? सब लोग लैपटॉप यूज करते हैं, तो लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है। आप सब उस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के 9,999 रुपीज माइक्रोसॉफ्ट को भेजते हैं। आप सब मोबाइल यूज करते हैं, उसमें एंड्रॉयड होता है, वो एंड्रॉयड के हर एक का लाइसेंस फी आप गूगल को भेजते हैं। आप जो भी मैकिन्टॉश या एप्पल का फोन, आईफोन यूज करता है, वो एप्पल को उतना लाइसेंस फी देता है। ठीक है? इसका मतलब ये है कि जब तक आप बेस प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तब तक आप लाइसेंस फी किसी और को देते नहीं। If you really want to become the 18% of global GDP, if you really want to take our legal right, हम 18% है जनसंख्या में, तो 18% हमें जीडीपी का पार्ट होना चाहिए।
हमें बेस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। सर एक इंडिया ये 3.5 जो IT सर्विस में हम लोग इसमें जा रहे हैं, इसमें हमारा प्रोडक्ट बेस कितना है? सर्विस नेग्लिजिबल है, नहीं है। तो अगर जैसे इन्होंने पूछा है तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि कपास की खेती करने वाला किसान होता है, कपास मतलब कॉटन, कोई कॉटन उठाता है, उस कॉटन से कोई थ्रेड बनाता है, उस थ्रेड से कोई कपड़ा बनाता है, उस कपड़े से कोई लीक ऊपर या ब्रेंडन अपने कपड़े बना के बेचता है, मार्केट से कपड़े बेचता है और हम वो कपड़ा खरीदते हैं। और जब हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसे धोने के बाद हम प्रेस कराते हैं। सिस्टम इंटीग्रेशन प्रेस करना है। ना तो हमने कपास उगाया, ना हमने कपास से धागा बनाया, ना हमने धागे से कपड़ा बनाया, ना हमने कपड़ा बना के कपड़ा बेचा, हमने उस कपड़े के ऊपर आयन किया, तभी वो 3.5% है। अगर हम उस 3.5% को 18% बनाना चाहते हैं तो हमें बेस प्लेटफॉर्म, बेस प्रोडक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, वरना हम सर्विसेज ही करते रह जाएंगे। अब एक और टॉपिक पे आता हूँ, फिर इसके ऊपर वापस आऊंगा। अभी काम होगा कैसे? तो मैं लावा इंटरनेशनल में जॉब करता था, जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी। और जिस दिन मैंने लावा में एज अ प्रेसिडेंट ज्वाइन किया तो मैं R&D डिज़ाइन इनोवेशन का हेड था, मैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हेड था। तो मैं एक कमेटी के अंदर मेंबर हूँ जिसमें प्रोफेसर कामाकोटी ऑफ IIT मद्रास, वो भी उसके मेंबर हैं। उनको भी मैसेज किया कि ऋषि जो है वो लावा का प्रेसिडेंट हो गया, लावा एक इंडियन ब्रांड ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। ही कॉल्ड, ही सेड ऋषि तू लावा का प्रेसिडेंट हो गया? मैंने कहा हाँ सर, मैं लावा ज्वाइन कर लिया। कहते यार हमने भारत ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है, तो अपने मोबाइल पे से लगा एटलीस्ट कोई कमर्शियली से यूज करेगा तो हो सकता है कि हम इसमें कुछ और फर्दर इंप्रूवमेंट कर लें और मार्केट में एंड्रॉयड का एक अल्टरनेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आ जाए और हो सकता है फ्यूचर में हम विंडोज का एक अल्टरनेटिव दे पाएं। करेक्ट? तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपको अपने मोबाइल से भेज रहा हूँ, इंडिया में डिज़ाइन है और इंडिया में डिज़ाइन मोबाइल के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया और उन्होंने उसके ऊपर करके भारत ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद मैंने कहा सर मैं इसे मार्केट में कैसे लॉन्च करूंगा, क्योंकि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं खरीदता, लोग बाग इसको यूज़ करते हैं अपने व्हाट्सएप चलाने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए, पेमेंट करने के लिए, अपने बैंकिंग करने के लिए, किस चीज़ के लिए करते हैं। जब तक ये सारे ऐप्स इस मोबाइल पे चलने नहीं लगेंगे तब तक इस मोबाइल को खरीदेगा कौन? तो उन्होंने कहा तो मुझे 500 मोबाइल भेज दे, मैं अपनी पूरी टीम में लगा दूंगा और हमारी पूरी टीम सभी ऐप्स को यूज़ करके इसे टेस्ट करेगी और जब एक टाइम आ जाएगा तो हम दोनों चलेंगे, प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट में देंगे एक इंडिया डिज़ाइन, इंडिया मैन्युफैक्चर्ड, इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता हुआ सभी ऐप्स को चलाता हुआ मोबाइल है। आप प्लीज़ इसे यूज़ करना शुरू करें ताकि इंडिया के बेस प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाए। What this means? This means that an institution like yours must have been doing so much of research, but unless the academia is going to collaborate or the industry is going to collaborate with academia, and these research are not going to see the commercial part, this research will remain academic research. क्योंकि प्रोफेसर कामाकोटी मुझे जानते थे, वो मेरे से बात कर सकते थे, उनको मेरा फ़ोन नंबर था, मैं लावा में चला गया, हम ये चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरा यहाँ आने का कारण, कल मैं गुवाहाटी में था, उससे एक दिन पहले मैं जयपुर में था, उससे एक दिन पहले मैं भुवनेश्वर में था। मैं हर एक इंस्टीट्यूशन में जाके यही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, ऐसा हो तभी आगे बढ़ पाए। IIT तिरुपति के डायरेक्टर, वो भी मेरे एक मित्र हैं, वहाँ पर अब आप लोगों को शायद जानकारी ना हो, बहुत से बच्चे बहुत छोटे होंगे, तो 1919 में कारगिल वॉर हुई, पता होगा आपको। कारगिल वॉर में पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे कुछ बीच को कैप्चर कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को फोन किया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करी कि क्या आप अपने GPS सिस्टम के थ्रू हमें बता सकते हैं कि इनके बीच में कहाँ पोजीशन ले रहे पाकिस्तानी आर्मी। तुम्हें GPS सिस्टम किसका है? पता क्या हुआ? अमेरिका refused to provide details about the positioning of the Pakistani army on Indian sea.